पहला पॉइंट एक्स रेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे व्हाट इज एक्स रेज, तो आप बोलेंगे कि एक्स रेज हमारे पास पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। फिर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर भी बात देखते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टॉप के ऊपर आपके पास आती हैं गैमा रेज, फिर आती हैं एक्स रेज, और फिर आपके पास यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड द रेडियो वेव्स। तो बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो आपका लैम्डा डिक्रीज करता है, वेवलेंथ डिक्रीज करता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का चूंकि आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि वेवलेंथ कम होती है तो इसलिए एक्स रेज चूंकि सेकंड नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ बन जाता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर के हिसाब से होती है और वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। सेकेंड पार्ट आप यहाँ पे बेटा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी है। कैसे पता चले बेटे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, क्योंकि वेवलेंथ इसकी कम है तो वेवलेंथ का एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगी। हाँ, ये याद रखिएगा कि एक्स रेज को हम हाईएस्ट एनर्जी वाले नहीं कह सकते वेव, क्यों? वजह यह है कि एक्स रेज के ऊपर एक और भी मौजूद है जो कि गामा रेज है, वो सबसे हायर एनर्जी कैरियर वेव्स कहा जाता है। तो एक्स रेज को हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी नहीं कह सकते, लेकिन हाई एनर्जी ज़रूर कह सकते हैं। सेकेंडली, एक्स रेज चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन चूंकि न्यूट्रल्स होते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों उसके ऊपर नहीं लगती, वो ज़ीरो हो जाती है। फिर एक्स रे जो हमारे पास होती है उसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो क्या करता है, वो मूव करता है। यहाँ तक आपका बेटा ये सारा क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है किसका, आपके एक्स रेस का। इसके बाद पार्ट हमारे पास जब भी आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्स रेज है उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और कितने टाइप्स ऑफ दी एक्स रेज हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटे, आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है व्हाट आर द टाइप ऑफ द एक्स रेज। तो टाइप्स ऑफ द एक्स रेज बेटा आपके पास क्या होती हैं, दो टाइप्स हमारे पास हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जो पहली बेटा आपके पास टाइप है वो आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहा जाता है, और जो सेकंड बेटा आपके पास होती है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्स रेस कहा जाता है। अच्छा, इसको हम और नाम भी देते हैं। एक हमारे पास नाम इसका लिखा जाता है बुक में ब्रेकिंग, और सेकंड बेटा आपके पास एक और नाम दिया जाता है इसको ब्रेन स्ट्रॉलिंग एक्स रेस के नाम से भी इसको लिखा जाता है। तो तीनों नाम एक ही हैं, चाहे आप कंटिन्यूस बोलें, ब्रेकिंग बोलें या फिर ब्रेन स्ट्रॉलिंग एक्स रेज बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अभी मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, तो अभी जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि बेटा ब्रेन स्टॉलिंग या कंटिन्यूस स्टार्ट हो गई हैं, तब तक सारी की सारी बातें आपने कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की ही समझनी है, ठीक? अच्छा, सबसे पहले बेटा देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ बेटे। सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक? एक प्रोटॉन है और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन प्रोटॉन। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को आपने इस से शेल से या ऑर्बिट से ऊपर लेके जाना है, तो आप कहेंगे सर ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, हम क्या करेंगे, हम एक फोटॉन देंगे इसको बेटा, उसकी एनर्जी फोटॉन की हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होती है। तो अब ये फोटॉन जैसे ही इसको मिलेगा तो यहाँ से नॉकआउट हो जाएगा, ठीक। अब अगर नॉकआउट हो गया, इसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो फिर कोई और इलेक्ट्रॉन हायर शेल से इसको ऑक्यूपाई करने के लिए आएगा। जब ऑक्यूपाई करने के लिए आएगा तो वो तो फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा।
तो चूंकि बेटा आपके पास इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक ही हो गया, तो एक ही अगर एक साइड भी करता है डी साइड भी करता है, चूंकि इसको निकालना भी मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। तो फोटोन जो भी हमें यहाँ पे रिसीव होगा, रिसीविंग फोटोन, उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी भी बेटा आपके पास क्या होगी, लेस होगी। तो चूंकि हमारे पास एक्स रेज तो हाई एनर्जी की थी, यहाँ पे इस केस में जो हमें फोटोन मिला वो तो लो एनर्जी का मिला, इसलिए हाइड्रोजन एटम्स की जो एनर्जी है उसको मैं कहता हूँ, लेट से आपके पास ये क्या है, E1 कहता हूँ, जो मुझे यहाँ पे फोटोन की मिलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ द सेकंड केस इज अबाउट, लेट से बेटा आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि सोडियम एटम है। तो सोडियम एटम में हमारे पास 11 प्रोटॉन होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो यहाँ सोडियम एटम्स के केस में जो 11 प्रोटॉन है वो आपके पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इनर शेल इलेक्ट्रॉन को। अब मैं आपको वही टारगेट देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करना है। आप कहेंगे सर हो तो जाएगा, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा काम ये क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रही है, हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कम थी, इसलिए उसके बॉन्ड को ब्रेक करना या उसके फोर्स को ओवरकम करना आसान था। यहाँ पे ज़रा मुश्किल काम है। तो बेटा जब ये मुश्किल काम है तो मुझे एनर्जी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो जब इसके ऑक्युपाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या ये डिसाइड करता है, तो इन फोटोन जो हमें रिसीव होगा, उस रिसीव्ड फोटोन की जो एनर्जी है उसको आप कहते हैं ये क्या है, E2। तो मैं ही लिख सकता हूँ कि जो E2 होगा वो ग्रेटर होगी किससे, E1 से। ये बात बेटे क्लियर होगी सबको? नाउ यस सर। थर्ड वन बेटा देखें, मैं कहता हूँ लेट से बेटा आपके पास क्या है, टंगस्टन है। तो टंगस्टन में हमारे पास क्या होते हैं, 76 प्रोटॉन होते हैं। तो 76 प्रोटॉन यहाँ पे अब इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। 76 प्रोटॉन आपके पास क्या लगा रहे हैं, एक अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब मैं कहता हूँ कि सर आपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना है, तो आप कहेंगे सर हो तो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ निकालने के लिए मुझे बाकी दोनों केसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं एनर्जी ज़्यादा दे रहा हूँ तो जो मुझे रिसीविंग एनर्जी होगी फिर ड्यूरिंग फोटोन रिलीजिंग, तो बेटा वो एनर्जी हम कहते हैं कि E3 है, तो इसका मतलब है E3 जो होगी वो आपके पास ग्रेटर होगी किससे, E2 से, और वो ग्रेटर होगी किससे, E1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ E3 वाली जो एनर्जी होगी, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड दी एक्स रेज, उसके रेंज में ये फोटोन जा सकता है, तो वो हाई एनर्जी वाला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ बेटा कुछ इस तरह से कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स रेज, नंबर वन, पहला काम आपके पास क्या है, पहला काम बेटा आपके पास ये कि आपके पास जो एटम होना चाहिए वो एक हैवी एटम होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर होगी बेटा बात? जी सर। अच्छा, अब दूसरी बात ज़रा गौर से देखिएगा बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देखिएगा, आप तवज्जो से सुनिएगा बेटे। अच्छा, दूसरी बात कुछ इस तरह से है, देखिए अगर मैं कहता हूँ ना बेटे कि सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक एटम है, लेट से, वो एटम की मैं बात कर लेता हूँ, लेट से आपके पास ये एटम है, तो इसके ऊपर यहाँ पे सारी बात है, नंबर ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फर्स्ट इन द शेल ट्रांजिशन हमारे पास हो रही है। आप कहेंगे सर मैं इलेक्ट्रॉन को ए फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस तरह से मैं थर्ड है, मेरे पास फोर्थ है, तो मैं थर्ड से फोर्थ की तरफ भी लेके जा सकता हूँ। इस तरह से मेरे पास आपके पास क्या होगा, फोर्थ से फिफ्थ भी लेके जा सकता हूँ। इस तरह मेरे पास सिक्स वाला भी तो होगा, सेवन्थ वाला भी तो होगा।
तो मैं 6 से 7 की तरफ भी तो लेके जा सकता हूँ, फिर एनर्जी मुझे मिल सकती है। मतलब आप क्यों कह रहे हैं सर जी कि आप इनर शेल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट करवा लें, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है। मैं इस तरह से आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी तो यार यही काम कर सकता हूँ कि 6 से 7 में भेज देता हूँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के। तो बेटा भेजना तो आसान है, मुश्किल काम तो नहीं है। क्यों बेटा? वजह यह है कि जैसे जैसे बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम इंक्रीज करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बेटे इंक्रीज करता है, तो फिर एनर्जी आपके पास क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए एनर्जी भी मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। क्यों बेटा? हेबा क्यों बेटे? क्योंकि 6 वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन या जो न्यूक्लियस है। जी, इसमें बेटा ऐसे है कि आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे जिस तरह से फर्स्ट शेल से मैं कह रहा हूँ कि सेकंड शेल पे भेज देता हूँ, मतलब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे भेज रहा हूँ। तो इस तरह से बेटा आप ये भी तो कह सकते थे कि सर हम इस इलेक्ट्रॉन को, अगर हैवी एटम है मेरे पास, तो उसके अंदर 6 शेल जो होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसको आप 7 शेल पे ले जाए, और फिर जब हमारे पास ट्रांजिशन होगी तो वो फोटोन हमारे पास रिसीव हो सकता है। तो बेटे देखें, 6 वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू द सेकेंड शेल वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्यों? कि यहाँ पे न्यूक्लियस इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करता है और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम फोर्स लगा रहा है। तो जब हम निकालने के लिए कम एनर्जी दे रहे हैं तो रिसीविंग एनर्जी हमारे फोटॉन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो वो एक्स रेज की रेंज में फोटॉन नहीं आ सकता। इसलिए आपको बेटे क्या करानी पड़ेगी? इनर शेल ट्रांजिशन करवानी पड़ेगी। इज इट क्लियर फॉर ऑल? बेटे तहरीम क्लियर है बेटे? तो आपका सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? अनीशा बेटे क्लियर है? इनर शेल ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये दो बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटे? नाउ उसके बाद अब आ जाएं, हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द एक्स रेस, कि हमने एक्स रेस को प्रोड्यूस कैसे करना है। ये सामने आपके बेटा मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ की हुई है। तो सर्किट डायग्राम से बेटा हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या है? बहुत से कंपोनेंट लगे हुए। जैसे ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट बेटा आपके पास क्या है? इस तरह से में दो असल में वोल्टेज सोर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक बेटा आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है सोर्स, जिसको आप कहते हैं कि लो वोल्टेज सोर्स। ठीक है, लो वोल्टेज सोर्स आपका यहाँ पे मेंशन है। अब लो वोल्टेज सोर्स की एक कंडीशन है कि यहाँ पे आपके पास 3 वोल्ट का पोटेंशियल देना चाहिए और 0.3 एम्पेयर का करंट आपके पास हो। क्यों? वजह क्या है? बेटा याद रखिए कि ये लो वोल्टेज सोर्स जो बेटा कनेक्टेड हो चुका है ना, इट इज़ कनेक्टेड विद द फिलामेंट। तो जब ये फिलामेंट के साथ कनेक्टेड हो चुका है, तो फिलामेंट में से जब ये पोटेंशियल सप्लाई करेगा तो फिलामेंट में से करंट पास होगा। उस फिलामेंट में से जब करंट पास होगा तो उसके अंदर फार्मूला लगता है H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, यानी H का I के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। करंट ज़्यादा, तो बेटा H क्या चीज़ है? H बेसिकली क्या है? हीटिंग अफेक्ट है। तो करंट की वजह से हीटिंग अफेक्ट ज़्यादा होगा। हीटिंग अफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये आपके पास फर्दर कैथोड के साथ मेंशन होता है। तो कैथोड को फिर ये हीट करता है फिलामेंट, और कैथोड से हमारे पास ये क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होके आ रहे होते हैं। ये बात बेटे समझ आ गई? अब जो प्रोसेस है ना यहाँ पे कि बेटा कैथोड से आपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास जो ना
इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, कहा जाता है थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। थर्मियोनिक एमिशन क्या हुआ कि द प्रोसेस बाय विच electrons are emitted by the cathode, या फिर आप कह सकते हैं कि मेटल सरफेस ड्यू टू हीट इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आर कॉल्ड थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको कहा जाता है, ये क्या है, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। यहाँ तक बेटे क्लियर है सबको? अच्छा बेटे इस तरह से है, यहाँ तक उसको रखें। सबको क्लियर है ना बेटे यहाँ तक?